हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज एक विषय को लेकर यहाँ हम लोग उपस्थित हुए हैं। अकबर से संबंधित ये टॉपिक है कि क्या अकबर एक राष्ट्रीय शासक था। ठीक है, अकबर राष्ट्रीय शासक था अथवा नहीं, क्या स्टैंड होगा हमारा। परीक्षा में अगर ये क्वेश्चंस पूछा जाता है तो किस प्रकार का निष्कर्ष हम लोगों को जो है सो देना होगा, इसी पर आज हम लोग जो है सो चर्चा करेंगे। परीक्षा में यह कई प्रकार से पूछा जाता है। आपसे मूल्यांकन करने के लिए कहा जाएगा कि अकबर एक राष्ट्रीय शासक था, मूल्यांकन कीजिए, या फिर कई तरह से जो है सो एक टेल क्वेश्चन के रूप में भी जो है सो इस प्रश्न को जो है सो पूछा जाता रहा है, चाहे वो विश्वविद्यालय स्तर की परीक्षा हो या फिर कमीशन लेवल का एग्जाम ही क्यों ना हो, है ना। निकट भविष्य में बीपीएससी की परीक्षा, जेपीएससी की परीक्षा आदि होनी है, तो उसमें मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत अकबर से संबंधित जो ये अवधारणा है तो इस पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसी को आज हम लोग जो है सो स्पष्ट करेंगे, देखेंगे कि अगर ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है तो हमारा स्टैंड क्या होना चाहिए, है ना। सबसे पहले एक चीज आप जान लीजिए कि अकबर के संबंध में राष्ट्रीय शासक जैसी अवधारणा जो विकसित हुई है वह कुछ तथ्यों पर आधारित है। तो सबसे पहले उन तथ्यों का जो है सो हम लोगों को जिक्र करना है और फिर जो है सो हम लोगों को क्रॉस करना है कि वो, या फिर दिखाना है कि भाई वास्तव में उसको राष्ट्रीय शासक आप मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं। नहीं मान रहे हैं तो क्यों नहीं मान रहे हैं, ठीक है ना। तो ये प्रश्न अगर परीक्षा में पूछा जाता है तो आपका उत्तर किस प्रकार का होगा उस पर हम लोग बात करते हैं, है ना। तो ये प्रश्न यदि परीक्षा में पूछा जाता है तो आप सबसे पहले बताइए, लिखिए कि भाई अकबर के संबंध में राष्ट्रीय शासक जैसी अवधारणा जो विकसित हुई है वह कुछ तथ्यों पर आधारित है। और तथ्यों का जो है सो उल्लेख आप सबसे पहले कीजिए। क्या कीजिएगा, तो नंबर 1 में दिखाइएगा कि अकबर ने एक बृहद साम्राज्य की जो है सो स्थापना की। अकबर ने एक बड़े साम्राज्य का जो है सो निर्माण किया। उसके साम्राज्य में हम लोग पाते हैं कि खानदेश शामिल था, बरार शामिल था, बालाघाट का क्षेत्र जो है सो शामिल था, है ना। पूरब में बंगाल से लेकर के पश्चिम में कांधार तक का विशाल क्षेत्र अकबर के साम्राज्य में शामिल था। तो निश्चित रूप से इतने बड़े साम्राज्य का निर्माण करना एक बड़ी उपलब्धि थी अकबर के लिए। तब जबकि हम लोग पाते हैं कि मुगल वंश की जब नींव रखी गई थी तो मुगलों का राज्य एक छोटे से एरिया में ही जो है सो फैला हुआ था। अकबर के काल में ही वो साम्राज्य का जो है सो रूप लेता है ना। तो पहला तथ्य तो यही है कि अकबर ने एक बड़े विशाल साम्राज्य की जो है सो स्थापना की थी, ठीक है। नंबर 2 पे आप दिखाइए कि अकबर ने एक सुस्पष्ट, मतलब बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, है ना, अकबर ने एक सुस्पष्ट जो है सो राजत्व की अवधारणा रखी। अकबर का जो राजत्व था वह धर्म, संप्रदाय, जाति, वर्ण, वर्ग, क्षेत्र, है ना, आदि से जो है सो पूरी तरह से मुक्त था। अकबर का जो राजत्व था तो अकबर का राजत्व सुलह ए कुल के सिद्धांत पर जो है सो आधारित था। अकबर ने अपने इस राजत्व नीति के माध्यम से, अपने राजत्व के माध्यम से अकबर ने अपने मुगल राज्य के या मुगल जो वंश था उसके सामाजिक आधार को जो है सो काफी विस्तृत कर दिया, है ना। और अकबर ने ही हम लोग पाते हैं क्या कि एक देश, एक जनता और एक राजा के आदर्श को जो है सो स्थापित किया। तो निश्चित रूप से यह अकबर की एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती है ना। नंबर 3 पे आप क्या दिखाइएगा, नंबर 3 पे आप दिखाइए कि अकबर ने एक बृहद, है ना, एक बड़े प्रशासनिक संरचना का भी जो है सो निर्माण किया। अकबर ने एक मजबूत जो है सो प्रशासनिक संगठन उसके द्वारा जो है सो खड़ा किया गया, जो कि रोक और संतुलन की नीति पर जो है सो आधारित थी। मतलब अकबर का जो प्रशासन था वह चेक एंड बैलेंस के पॉलिसी पर जो है सो आधारित था। प्रांत से लेकर के गांव तक हम लोग पाते हैं क्या कि एक ऐसी प्रशासनिक संरचना जो है सो अकबर के द्वारा निर्मित की गई जो एक रूपता पर जो है सो आधारित था, है ना। और जिस प्रशासनिक संरचना का मजबूत स्तंभ जो था वो मनसबदारी व्यवस्था था, है ना। मनसबदारी व्यवस्था के माध्यम से अकबर के द्वारा सैन्य और असैन्य, है ना, दोनों का जो है सो समन्वय किया गया था।
ठीक है ना, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि अब तक भारत के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ था। तो अकबर के द्वारा एक विशाल है ना प्रशासनिक संरचना का निर्माण करना, जो कि रोक और संतुलन की नीति पर आधारित था और जिसका आधार मनसबदारी व्यवस्था थी, अपने आप में अनूठी थी। इसलिए भी अकबर एक महान था। ये एक बड़ा उपलब्धि जो है सो माना जाता है ना। फिर नंबर 4 जो पॉइंट है आप दिखाइए कि अकबर ने एक अलग प्रकार की धार्मिक नीति का जो है सो अवलंबन किया, है ना। अकबर की जो धार्मिक नीति थी वो निश्चित रूप से अब तक के राजाओं की धार्मिक नीति से जो है सो ये अलग था, है ना। हम लोग पाते हैं कि अकबर की जो धार्मिक नीति थी वह सुलह ए कुल के आदर्श से तो प्रभावित थी ही, सुलह ए कुल के सिद्धांत पर तो आधारित था ही, साथ साथ यह समाज सुधार से भी जो है सो प्रेरित था। इस मामले में हम लोग पाते हैं क्या कि अकबर की धार्मिक नीति जो था वो अनूठा था, है ना। हम लोग पाते हैं कि अपनी इस धार्मिक नीति के माध्यम से अकबर ने सती प्रथा को जो है सो हतोत्साहित किया, बाल विवाह का जो है सो उसने प्रतिषेध किया और विवाह की एक निश्चित उम्र का भी जो है सो उसने निर्धारण किया, जो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती है ना। ये विशिष्ट माना जाता है अकबर की धार्मिक नीति का, है ना। अपनी इस नीति के माध्यम से अपने अकबर के द्वारा क्या किया गया कि उसने ये बताने का प्रयास किया कि भाई धर्म जो है और राजनीति, है ना, राजनीति और धर्म जो है तो वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है तब जबकि धर्म का अर्थ सत्य होता है ना। मतलब कि अकबर के लिए धर्म का अर्थ सत्य था और राजनीति के साथ धर्म जो है सो जुड़ा हुआ होना चाहिए। इस प्रकार के विचार का जो है सो हम लोग पाते हैं कि अकबर पोषक था, इसलिए अकबर की धार्मिक नीति अपने आप में बेजोड़ मानी जाती है। तो नंबर 4 में आप अकबर की धार्मिक नीति के बारे में जो है सो दिखाइए, ठीक है ना। नंबर 5 में जो है सो आप दिखाइए कि अकबर ने एक समन्वित संस्कृति के विकास में जो है सो अपनी भूमिका निभाई, है ना। समन्वित संस्कृति के विकास में अकबर ने अपनी भूमिका निभाई। हम लोग पाते हैं क्या कि अकबर के द्वारा इंडो इस्लामिक भाषा एवं साहित्य के विकास के लिए जो है सो काम किया गया। एक अनुवाद विभाग की जो है सो उसके द्वारा स्थापना की गई, जहाँ पर संस्कृत, है ना, तुर्की, अरबी आदि भाषाओं में निर्मित साहित्यों का जो है सो अनुवाद किया गया, फारसी भाषा में मुख्य रूप से, है ना। तो हिंदी भाषा का भी जो है सो हम लोग पाते हैं कि विकास जो है सो अकबर के काल में अच्छा हुआ, है ना। तो हिंदी भाषा के विकास में भी जो है सो अकबर की भूमिका रही। इंडो इस्लामिक भाषा और साहित्य के विकास में जो है सो इसकी भूमिका रही। मतलब कुल मिलाकर एक समन्वित संस्कृति के विकास में जो है सो इसकी भूमिका मानी जाती है ना। जो अब तक नहीं हुआ वो अकबर के काल में हुआ, है ना। फिर नंबर 5 में आप जो है सो दिखाइए नंबर 6 में कि इंडो इस्लामिक स्थापत्य के विकास में भी जो है सो अकबर की भूमिका रही। बहुत सारा कंस्ट्रक्शन, बहुत सारा स्थापत्य जो अकबर के द्वारा बनाए गए थे उसका जो है सो आप जिक्र कीजिए, है ना, जो अपने आप में जो है सो अनूठा माना जाता है, ठीक है ना। मतलब एक प्रकार से शाहजहां के काल में जो स्थापत्य जो निर्मित हुए, है ना, तो उसकी आधारशिला जो है वो अकबर ने ही जो है सो निर्मित की थी, ठीक है ना। फिर आप दिखाइए कि अकबर ने एक नंबर 7 में आप दिखाइए कि अकबर ने एक स्पष्ट राजपूत नीति का भी जो है सो अवलंबन किया, है ना। अब तक कि जो भी मुस्लिम राजा हुए तो हम लोग पाते हैं क्या कि किसी के द्वारा भी राजपूतों के मामले में एक सुस्पष्ट नीति जो है सो नहीं लाई जा सकी थी। अकबर इस मामले में पहला ऐसा मुस्लिम राजा था जिसने एक स्पष्ट जो है सो राजपूत नीति लाया, है ना। और इसके माध्यम से राजपूतों को जो है सो अपना हितैषी बनाने में अकबर जो है सो सफल रहा, है ना। अकबर की जो राजपूत नीति थी वो उदारता पर आधारित थी, सहिष्णुता पर आधारित थी, सहयोग पर आधारित थी और दमन पर भी जो है सो आधारित थी। और इस राजपूत नीति के माध्यम से हम लोग पाते हैं क्या एक बहुत बड़े, है ना, राजपूताना के इलाके को मुगल साम्राज्य का जो है सो एक अंग बना दिया गया, है ना, जो अपने आप में बड़ी बात मानी जाती है ना। ये कुछ प्रमुख तथ्य हैं। इन तथ्यों के आधार पर जो है सो हम लोगों को तो यही लगता है कि अकबर एक राष्ट्रीय शासक था, है ना। लेकिन राष्ट्रीय शासक जैसे शब्द पर हम लोगों को गंभीरता से जो है सो विचार करने की आवश्यकता है।
क्योंकि राष्ट्रीय शासक जैसा जो शब्द है तो ये 16वीं और 17वीं शताब्दी में यूरोपियन राजाओं के लिए जो है सो ये प्रयुक्त होता था, है ना। और हम लोग पाते हैं कि भारत में राष्ट्रीयता का जो विकास हुआ वो 19वीं शताब्दी में हुआ। फिर हम लोग ये भी देखते हैं कि औरंगजेब के काल के बाद जो है सो मुगल साम्राज्य एक बार फिर से जो है सो बिखर जाता है ना। तो राष्ट्रीय शासक शब्द आधुनिक परिप्रेक्ष्य में अकबर के संबंध में हम लोग यूज नहीं कर सकते, है ना, उपयोग नहीं कर सकते। मतलब आधुनिक परिप्रेक्ष्य में जो है सो अकबर को एक राष्ट्रीय शासक मानना जो है वो तर्क संगत जो है सो नहीं लगता, क्योंकि राष्ट्रीयता का विकास जो है वो बाद की घटना है ना। फिर हम लोग ये भी देखते हैं कि अकबर के जो कृत्य थे, अकबर का जो कार्य था, तो उसको देखते हुए तो यही लगता है कि वो राष्ट्रीय शासक तो नहीं था, लेकिन उसकी दृष्टि अखिल भारतीय जरूर थी, है ना। मतलब अकबर की जो दृष्टि थी वो अखिल भारतीय जरूर थी। अकबर की जो नीतियां थी तो उन नीतियों के माध्यम से हम लोग पाते हैं क्या कि एक बहुत बड़े भारतीय समाज के एक व्यापक अंश को जो है सो उसने साम्राज्य के हितों के साथ जो है सो जोड़ दिया था। यह एक बड़ी बात थी अकबर के लिए, ठीक है ना। तो अकबर एक ऐसा मुस्लिम राजा था, ये आप फिर कह सकते हैं कि पहला ऐसा मुस्लिम राजा था जिसकी दृष्टि अखिल भारतीय थी। लेकिन राष्ट्रीय शासक कहना अकबर को ये बहुत न्यायोचित प्रतीत जो है सो नहीं होता। लॉजिकली अगर देखें तो इसका हम लोगों को खंडन करना है। तो कुछ इसी प्रकार का जो है सो आपका कंक्लूडिंग पैराग्राफ होगा, और इतना दिखा करके आप अपने प्रश्न को जो है सो उत्तर को जो है सो समाप्त कर सकते हैं, है ना। तो यदि परीक्षा में आपसे पूछा जाए कि अकबर एक राष्ट्रीय शासक था या नहीं था, तो आप पहले कुछ तथ्यों को दिखाइए कि किन तथ्यों के आधार पर अकबर को राष्ट्रीय शासक माना गया है, या फिर अवधारणा जो विकसित हुआ है ना। और फिर इसको क्रॉस कर दीजिए आप, है ना। लॉजिकली जो भी पॉइंट्स हम आपको बताएं उसको दिखाते हुए, कम से कम शब्दों का प्रयोग करते हुए अधिक से अधिक बातों को जो है सो बताने का आपको प्रयास करना है। मुख्य परीक्षा का तो यही सूत्र होता है कि आप कम से कम शब्द में ज्यादा से ज्यादा कैसे बोल पाते हैं या लिख पाते हैं, है ना। इसी में आपकी सफलता निहित होती है। बहुत बड़ा लंबा चौड़ा आपको मुख्य परीक्षा में नहीं लिखना पड़ता है, बल्कि टू द पॉइंट आपको लिखना पड़ता है ना। तो बिल्कुल टू द पॉइंट इन तथ्यों के आधार पर आप फिर इसको क्रॉस कर दीजिए, इससे आपका उत्तर जो है सो पूरा हो जाएगा। आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक अन्य दूसरे विषय को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।